नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीजी स्टडी एग्जाम टिप्स चैनल। इस चैनल पर हम वर्तमान में सीजी टेट परीक्षा एवं शिक्षक भर्ती का तैयारी करा रहे हैं। हमारा उद्देश्य है आपको कम समय में सही चीज़ें पढ़ाना। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे यूनिट 1 का पार्ट 4। इसके अंतर्गत हम अभी तक जितने भी टॉपिक का एमसीक्यू हल किए हैं, उसी का यह मिश्रित प्रश्न है। ठीक है साथियों? तो चलिए आज का प्रश्न देखते हैं। कार्बन चक्र और ऑक्सीजन चक्र में कौन सी गैसें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? ऑप्शन है नाइट्रोजन और अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, नाइट्राइट और नाइट्रेट, हाइड्रोजन और मीथेन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। व्याख्या। कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन चक्र में ऑक्सीजन की भूमिका का वर्णन है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पौधे सीधे नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं, पौधे वायुमंडल से सीधे कार्बन ग्रहण करते हैं, मानव ऑक्सीजन बाहर निकालता है, नाइट्रोबैक्टर जीवाणु नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदलते हैं। तो इसमें सही कथन को पहचानना है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। पौधे जो है वायुमंडल से सीधे कार्बन ग्रहण करते हैं। इसका व्याख्या। वायुमंडल से पौधे कार्बन ग्रहण करते हैं, अन्य विकल्प गलत है, क्योंकि पौधे सीधे नाइट्रोजन का प्रयोग नहीं करते। मानव ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है, और नाइट्रोबैक्टर अमोनिया को नाइट्राइट या नाइट्रेट में बदलते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु नाइट्रोजन चक्र से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर, इनमें से कोई नहीं, सभी संबंधित हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, सभी संबंधित हैं। इसका व्याख्या। नाइट्रोजन चक्र खंड में राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर, विनाइट्रिक जीवाणु का उल्लेख है, जो सभी नाइट्रोजन चक्र के विभिन्न चरणों में शामिल हैं। चलिए अगला प्रश्न, जैव भू रासायनिक चक्र क्या है? ऑप्शन है एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें तत्वों का चक्रीय प्रवाह केवल जैविक घटकों के बीच होता है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें तत्वों का चक्रीय प्रवाह केवल अजैविक घटकों के बीच होता है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें जीवन के लिए आवश्यक तत्वों का चक्रीय प्रवाह जैविक एवं अजैविक घटकों के बीच होता है, और लास्ट ऑप्शन है एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें तत्वों का चक्रीय प्रवाह अनियमित होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें जीवन के लिए आवश्यक तत्वों का चक्रीय प्रवाह जैविक एवं अजैविक घटकों के बीच होता है। इसका व्याख्या। जैव भू रासायनिक चक्र वह प्रक्रिया है जिसमें जीवन के लिए आवश्यक तत्वों का चक्रीय प्रवाह जैविक और अजैविक घटकों के बीच होता है। अगला प्रश्न, जैव भू रासायनिक चक्र के प्रमुख प्रकार कौन से हैं? ऑप्शन है जल चक्र और कार्बन चक्र, गैसीय चक्र और अवसादी चक्र, नाइट्रोजन चक्र और ऑक्सीजन चक्र, फास्फोरस चक्र और सल्फर चक्र। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गैसीय चक्र और अवसादी चक्र। जैव भू रासायनिक चक्र के मुख्य एक प्रकार हैं गैसीय चक्र और अवसादी चक्र। इसका व्याख्या। जैव भू रासायनिक चक्र को दो मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है गैसीय चक्र और दूसरा है अवसादी चक्र। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा चक्र गैसीय चक्र का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन है जल चक्र, कार्बन चक्र, फास्फोरस चक्र, ऑक्सीजन चक्र। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, फास्फोरस चक्र। फास्फोरस चक्र जो है गैसीय चक्र का उदाहरण नहीं है, बाकी सभी गैसीय चक्र का उदाहरण है। इसका व्याख्या। गैसीय चक्र के अंतर्गत जल चक्र, कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, हाइड्रोजन चक्र और मरकरी चक्र आते हैं। फास्फोरस चक्र अवसादी चक्र का उदाहरण है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा चक्र अवसादी चक्र का उदाहरण है? ऑप्शन है हाइड्रोजन चक्र, सल्फर चक्र, मरकरी चक्र, नाइट्रोजन चक्र। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सल्फर चक्र। सल्फर चक्र जो है अवसादी चक्र का उदाहरण है। इसका व्याख्या। अवसादी चक्र के अंतर्गत फास्फोरस चक्र और सल्फर चक्र आते हैं। अगला प्रश्न, गैसीय चक्र के लिए पोषकों का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन है स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, ए और सी दोनों। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। बी और सी दोनों। गैसीय चक्र के लिए पोषकों का मुख्य स्रोत जो है जलमंडल और वायुमंडल दोनों होता है।
इसका व्याख्या, गैसीय चक्र के लिए पोषकों का स्रोत जलमंडल और वायुमंडल है। अगला प्रश्न, अवसादी चक्रों में पोषकों का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन है जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्थलमंडल। अवसादी चक्र में पोषकों का मुख्य स्रोत स्थलमंडल है। इसका व्याख्या, अवसादी चक्र में पोषकों का स्रोत स्थलमंडल है। अगला प्रश्न, जल चक्र की प्रक्रिया का सही क्रम क्या है? पहला है वाष्पीकरण, संघनन, वर्षा, नदियों के माध्यम से समुद्र में वापसी। संघनन, वाष्पीकरण, वर्षा, नदियों के माध्यम से समुद्र में वापसी। वर्षा, वाष्पीकरण, संघनन, नदियों के माध्यम से समुद्र में वापसी। वाष्पीकरण, वर्षा, संघनन, नदियों के माध्यम से समुद्र में वापसी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वाष्पीकरण, संघनन, वर्षा, नदियों के माध्यम से समुद्र में वापसी। जल चक्र की सही क्रम वाष्पीकरण, संघनन, वर्षा, नदियों के माध्यम से समुद्र में वापसी, यही है इसका सही क्रम। इसका व्याख्या, समुद्री जल वाष्प बनकर बादल का निर्माण करता है, फिर संघनन के बाद वर्षा होती है और अंत में जल नाला और नदियों के द्वारा समुद्र में वापस मिल जाता है। अगला प्रश्न, जल चक्र में बादलों का निर्माण कैसे होता है? ऑप्शन है वर्षा के कारण, समुद्री जल के वाष्प बनकर, नदियों के जल से, संघनन के कारण। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्री जल के वाष्प बनकर। जल चक्र में बादलों का निर्माण समुद्री जल के वाष्प बनकर होता है। इसका व्याख्या, जल चक्र में समुद्री जल वाष्प बनकर बादल का निर्माण करती है। अगला प्रश्न, जल चक्र में वर्षा किस प्रक्रिया के बाद होती है? ऑप्शन है वाष्पीकरण, संघनन, नदियों का समुद्र में मिलना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, संघनन। जल चक्र में वर्षा संघनन की प्रक्रिया के बाद होती है। इसका व्याख्या, संघनन, वर्षा के बाद जल धरती पर पहुंचती है, इसका मतलब है कि वर्षा संघनन की प्रक्रिया के बाद होती है। अगला प्रश्न, जैव भू रासायनिक चक्र में तत्वों का चक्रीय प्रवाह किन घटकों के बीच होता है? ऑप्शन है केवल सजीव घटक, केवल निर्जीव घटक, जैविक एवं अजैविक घटक, जलमंडल और स्थलमंडल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जैविक एवं अजैविक घटक। जैव भू रासायनिक चक्र में तत्वों का चक्रीय प्रवाह जैविक एवं अजैविक घटकों के बीच में, जैविक एवं अजैविक घटकों के बीच में होता है। इसका व्याख्या, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीवन के लिए आवश्यक तत्वों का चक्रीय प्रवाह जैविक एवं अजैविक घटकों के बीच होता है। अगला प्रश्न, गैसीय चक्र के उदाहरणों में से कौन सा एक धातु है? ऑप्शन है कार्बन, हाइड्रोजन, मरकरी, नाइट्रोजन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मरकरी। गैसीय चक्र के उदाहरणों में मरकरी या इसी को बोलते हैं पारा को शामिल किया गया है, जो एक धातु है। अगला प्रश्न, जल चक्र में नदियां क्या भूमिका निभाती हैं? ऑप्शन है वाष्पीकरण में सहायक, संघनन में सहायक, जल को समुद्र में वापस पहुंचाना, बादल बनने में सहायक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जल को समुद्र में वापस पहुंचाना। जल चक्र में नदियों की भूमिका जल को समुद्र में वापस पहुंचाना होता है। इसका व्याख्या, नाला नदियों के द्वारा समुद्र में मिल जाती है, यह दर्शाता है कि नदियां जल को समुद्र में वापस पहुंचाने का काम करती है। अगला प्रश्न, कौन सा चक्र वायुमंडल और जलमंडल को पोषकों के स्रोत के रूप में उपयोग करता है? ऑप्शन है गैसीय चक्र, अवसादी चक्र, जल चक्र, फास्फोरस चक्र। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गैसीय चक्र। गैसीय चक्र जो है वायुमंडल और जलमंडल को पोषकों के स्रोत के रूप में उपयोग करता है। अगला प्रश्न, कौन सा चक्र स्थल मंडल को पोषकों के स्रोत के रूप में उपयोग करता है? ऑप्शन है गैसीय चक्र, अवसादी चक्र, जल चक्र, कार्बन चक्र। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अवसादी चक्र। अवसादी चक्र जो है स्थल मंडल को पोषकों के स्रोत के रूप में उपयोग करता है। इसका व्याख्या, अवसादी चक्र में पोषकों का स्रोत स्थल मंडल है। अगला प्रश्न, जैव भू रासायनिक चक्र में तत्वों का प्रवाह कैसा होता है? ऑप्शन है
एक दिशा में, चक्रीय, अनियमित, रुक-रुक कर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, चक्रीय। जैव भूरासायनिक चक्र में तत्वों का प्रवाह चक्रीय होता है। अगला प्रश्न, हाइड्रोजन चक्र में हाइड्रोजन पृथ्वी के चारों ओर किसके माध्यम से चलती है? ऑप्शन है हवा, पानी, मिट्टी, चट्टान। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पानी। हाइड्रोजन चक्र में हाइड्रोजन पृथ्वी के चारों ओर हवा के माध्यम से चलती है। इसका व्याख्या, हाइड्रोजन चक्र वह प्रक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन पृथ्वी के चारों ओर पानी के माध्यम से चलती है। अगला प्रश्न, हाइड्रोजन का उत्पादन कैसे होता है? ऑप्शन है हवा के पृथक्करण से, मिट्टी के पृथक्करण से, पानी के पृथक्करण से, चट्टानों के पृथक्करण से। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पानी के पृथक्करण से। इसका व्याख्या, हाइड्रोजन का उत्पादन पानी के पृथक्करण से होता है। अगला प्रश्न, स्वपोषी घटक क्या करते हैं? ऑप्शन है दूसरों से भोजन प्राप्त करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपना भोजन पौधों से प्राप्त करते हैं, भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित रहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। स्वपोषी जो घटक होते हैं वह अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसका व्याख्या, स्वपोषी घटक भी होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे कि पौधे। अगला प्रश्न, परपोषी घटक अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? ऑप्शन है स्वयं बनाते हैं, मिट्टी से, पौधों से, हवा से। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, पौधों से। परपोषी घटक अपना भोजन पौधों से प्राप्त करते हैं। इसका व्याख्या, परपोषी घटक वे जीव हैं जो अपना भोजन पौधों से प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न, उत्पादक कौन होते हैं? ऑप्शन है वे जीव जो दूसरों से भोजन प्राप्त करते हैं, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वे जीव जो अपघटन करते हैं, वे जीव जो केवल शाकाहारी होते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वही उत्पादक कहलाते हैं। इसका व्याख्या, उत्पादक वे जीव हैं जैसे पेड़ पौधे जो क्लोरोफिल की मदद से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अगला प्रश्न, उपभोक्ता कौन होते हैं? ऑप्शन है वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वे जीव जो दूसरों से भोजन प्राप्त करते हैं, वे जीव जो केवल मांसाहारी होते हैं, वे जीव जो केवल शाकाहारी होते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वे जीव जो दूसरों से भोजन प्राप्त करते हैं वह उपभोक्ता होते हैं। इसका व्याख्या, उपभोक्ता वे जीव हैं जो भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित रहते हैं और उनसे भोजन प्राप्त करते हैं। पेड़ पौधे भोज्य पदार्थों का निर्माण किसकी सहायता से करते हैं? ऑप्शन है पानी, मिट्टी, क्लोरोफिल, ऑक्सीजन। तो इसका सही ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोफिल। पेड़ पौधे भोज्य पदार्थों का निर्माण क्लोरोफिल की सहायता से करते हैं। तो ठीक है साथियों, आज का टॉपिक यही समाप्त होता है। उम्मीद है आपको यह क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो कृपया इसे लाइक ज़रूर करें, और यदि आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि सीजी एग्ज़ाम की अगली इम्पोर्टेंट क्लास आप तक पहुंच सके। यदि कोई डाउट है या अगला टॉपिक आप किस पर चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।